चुका है। 24 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और शाम 6 बजे के बाद मतगणना होगी। उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के लिए जम्मू में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। वहीं पीओके जनता के आंदोलन के कुचलने में नाकाम रही पाकिस्तान सेना और सरकार ने अब सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान सरकार और आवामी एक्शन कमेटी के बीच समझौता हो चुका है। शाहबाज सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 38 में से 21 मांगे मान ली है। वहीं 2 साल बाद अब इजरायल और हमास का युद्ध समाप्त होता दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप की चेतावनी के बाद हमास बंधकों को रिहा करने पर मान चुका है। लेकिन शांति की बात होते ही पाकिस्तान पलट गया और इन बड़ी खबरों पर आपको हर एक अपडेट देंगे, हर एक डिटेल देंगे। जहां लेह हिंसा पर कुछ सामाजिक संगठनों की तरफ से बनाई गई एक फैक्ट फाइंडिंग टीम अपनी रिपोर्ट जारी करने वाली है, उस पर भी आपको जानकारियां देंगे। तो ये कुछ अहम खबरें हैं जो आज चर्चा के केंद्र में है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इसको लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक हुई है, जिसमें नामों को लेकर चर्चा हुई है। 24 अक्टूबर को ये चुनाव होने हैं। तो वहीं पीओके में जो संग्राम छिड़ा था वो शांत होता नजर आ रहा है, क्योंकि 38 में से 21 ऐसी मांगे हैं जिन्हें मान लिया गया है। इसके अलावा हमास और इजरायल का युद्ध भी थमता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पीस प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था और हमास अब बंधकों को छोड़ने की सहमति बना चुका है, और ऐसे में पाकिस्तान ने इस शांति के प्रस्ताव से किनारा कर लिया है। पाकिस्तान ने चुप्पी साधी हुई है। इसके अलावा लेह से भी आपको अपडेट देंगे, जहां एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट आज जारी करने वाली है। लेह में 24 सितंबर को जो हिंसा भड़की थी और उसके बाद 4 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग जख्मी हुए थे, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन का आज दिन है। बीजेपी मंथन कर रही है। निर्मल सिंह, रविंद्र रैना का नाम रेस में सबसे आगे है, तो सत्य शर्मा और एक महिला का नाम भी रेस में आगे है। बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने हैं, जिसको लेकर आज तरुण चुग की अध्यक्षता में बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक हो रही है, जिसमें कई ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा होनी है। कोर ग्रुप की बैठक में जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, पूर्व प्रदेश प्रमुख रविंद्र रैना हैं, पार्टी प्रवक्ता सुनील सेठी हैं, मौजूदा प्रदेश प्रधान सत्य शर्मा के अलावा एक महिला कैंडिडेट का नाम भी रेस में आगे चल रहा है। और संख्या बल के आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी को इसमें मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिन पर सहमति बनने के आसार हैं। और तमाम जो जम्मू कश्मीर की बीजेपी की फ्रंट लाइन लीडरशिप है, आज बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है और तरुण चुग इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देख पा रहे हैं, उधमपुर से सांसद, जम्मू से सांसद जुगल किशोर शर्मा है, राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना है, इसके अलावा सत्य शर्मा हैं, और ये तमाम लोग हैं जो इस बैठक में, निर्मल सिंह आपको नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाला दल है। संगठन के अलग अलग विषयों पर आज समीक्षा भी होगी, आगामी रणनीति पर चर्चा भी होगी। राज्यसभा इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बोलिए आप कि क्या रहेगा, क्योंकि एक सीट जीत रहे हैं, दूसरी सीट जीतने के लिए क्या स्ट्रेटजी है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जब वहाँ सबके विचार सुने जाते हैं, हम सबको सुनेंगे भी, और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसमें निर्णय। सर, राज्यसभा इलेक्शंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पे रहता है, तो क्या उस पर भी विचार किया जाएगा? कैसे चीजें जो हैं पार्टी के हिसाब से सेट हो सकती हैं? पार्टी निरंतर बैठती है, चर्चा करती है, चिंता करती है, विचार करती है। थैंक यू सर। पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स बैठेंगे, जो भी तय होगा हम लोग करेंगे। क्या है कि पार्टी विद द डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होता। अभी एमपी साहब भी मेरे साथ खड़े हैं। सभी टीम मिलकर डिसीजन लेती है, और जो टीम का डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, फाइनल होता है, और उसके बाद चूंकि ये चुनाव है, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है अंततः कि कौन जो है। हमारी तरफ से देखो पैनल जा सकता है, अगर कोई आज डिस्कशन होगी तो आउटकम हम आपको अवश्य बताएंगे। कोर ग्रुप की बैठक मीटिंग जो है वो हर 2 या 3 महीने के बाद होती है, और उसमें जो भी रूटीन में हमारे जो कार्यक्रम चल रहे होते हैं उसके ऊपर समीक्षा होती है। जैसे आजकल आत्मनिर्भर भारत को लेकर हमारे पूरे देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं,
उसके साथ साथ तो हमारा सेवा पखवाड़ा जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन को लेकर एक सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम चल रहा है। ये कोर ग्रुप की बैठक में ये सारी समीक्षा होगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं और आगे क्या कार्यक्रम हो। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी समीर का, इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। समीर, बैठक तो हो रही है, लेकिन अब राज्यसभा चुनावों के साथ जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये कि संख्या बल के आधार पर किस तरह की रणनीति रहेगी और नाम कौन कौन से होंगे जो आगे रहेंगे। 4 सीटें हैं, पहली और दूसरी जीतना नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के लिए उतनी मशक्कत नहीं है, लेकिन तीसरी और चौथी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को भी मशक्कत करनी पड़ेगी और बीजेपी को तो चारों की चारों सीटों पर मशक्कत करनी ही पड़ेगी। दिखाऊंगा जो हम मेरे कैमरा में यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है अभी बीजेपी हेडक्वार्टर में। हालांकि यह मीटिंग औपचारिक रूप से खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी दरवाजा बंद कर दिया है इन्होंने। लेकिन जो मीटिंग से निकला है वो कुछ नाम निकले हैं जिनको हम आपके सामने पेश करते हैं। जैसे डॉक्टर निर्मल सिंह बड़े कैंडिडेट के तौर पर, एक प्रोबेबल के तौर पर निकले हैं। सुनील सेठी है, उनके नाम पे चर्चा हुई है, और भी कई नाम हैं जिन पे चर्चाएं हुई हैं। लेकिन अब फाइनल कौन सा होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर मोहर लगाएगा। लेकिन तकरीबन 1 घंटे से मीटिंग, तकरीबन 2 घंटे से मीटिंग चल रही थी। 10 बजे ये शुरू हुई और अभी 12:15 बजे के करीब ये मीटिंग चल रही है। हालांकि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उनको कुछ एंगेजमेंट्स थी, वो यहाँ से चले गए हैं। और तरुण चूग मीटिंग में हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह है, जुगल किशोर है, और जितने भी कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं जम्मू कश्मीर से, वो इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। अब जिस तरह मैंने कहा कि एक प्रक्रिया होती है बीजेपी में हमेशा चर्चाएं होती हैं, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इस जो यहाँ पर मंथन हुआ उस पर मोहर लगाएगा। जो नाम आए हैं, जो पैनल बना है जिसमें कुछ नाम आए हैं जिनको फाइनल किया जा रहा है, उस पर वहाँ पे मोहर लगेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें राज्यसभा के साथ साथ जो 2 बाईपोल्स होने वाले हैं, जो 2 असेंबली बाईपोल्स होने वाले हैं, नगरोटा और बड़गाम के लिए, उस पर भी मंथन हुआ है। पार्टी वहाँ से भी दोनों जगहों से अच्छा परफॉर्म करना चाहती है। खासकर नगरोटा उनके लिए एक बड़ा प्रेस्टिजियस सीट है। देवेंद्र सिंह राणा के देहांत के बाद वहाँ से जो कैंडिडेट उठेगा, हालांकि ऐसी चर्चा है कि उनकी बेटी को लाया जा सकता है, लेकिन उस पर भी मंथन हुआ और पार्टी वहाँ से और ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहती है, क्योंकि 30,000 वोटों से वहाँ चुनाव जीते थे देवेंद्र सिंह राणा। लेकिन अब पार्टी परफॉर्मेंस उसको बेटर करना चाहती है, क्योंकि एक प्रेस्टिजियस सीट है। बड़गाम की सीट पे भी पार्टी क्या खुद चुनाव लड़ेगी या किसी और को चुनाव लड़वाएगी, वो भी एक बड़ी बात होगी। लेकिन राज्यसभा के लिए जो मंथन चल रहा है वो, क्योंकि कल से हम ये कह रहे हैं कि एक ओबीसी चेहरे को सामने लाने की एक डिमांड कई जगहों से आ रही है बीजेपी में कि एक ओबीसी चेहरे को भी आगे किया जाए, क्योंकि पार्टी का कहना है कि पार्टी के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि आप जो एक लॉबी है जो ओबीसी, खासकर ओबीसी कम्युनिटी से, आपको एक राज्यसभा से यहाँ से भेजना चाहिए। लेकिन कौन आता है कौन नहीं आता, और देखिए रविंदर रैना भी एक प्रोबेबल है इसमें। रविंदर रैना थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराने की वजह तो जान सकते हैं हम। रविंदर जी क्या मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर? कुछ तो बोलिए मीटिंग के बाद, मीटिंग के बारे में कुछ ना कुछ तो बोलिए। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? मतलब गम के साया लग रहा है, गम का साया लग रहा है रविंदर रैना पे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि क्या गम है या खुशी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हंस रहे हो। मैं हमेशा हंसता ही रहता हूँ। कोई वजह स्पेसिफिक, कोई इंडिकेशन? हंसना सेहत के लिए अच्छा रहता है। नहीं, कोई इंडिकेशन, अच्छी पॉजिटिव इंडिकेशन? मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहता। पार्टी कितना परफॉर्म करेगी, किस तरह का परफॉर्मेंस होगा राज्यसभा के लिए? वक्त आने दो। बाईपोल्स भी हैं 2 सीटों के लिए, उसके लिए भी क्या तैयारी है? थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार का मजा लीजिए। देखिए सियासत में इंतजार भी अपनी समीर, जगह, इस बीच देखिए नामों पर तो मंथन हो ही रहा है। बिल्कुल समीर, नामों पर मंथन हो रहा है और किसी भी नाम पर मोहर लगे, लेकिन मशक्कत बीजेपी को यहाँ पर संख्या बल के आधार पर करनी पड़ेगी। बिल्कुल समीर, संख्या बल के आधार पर बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की बात कर ली जाए तो उनके पास 53 कैंडिडेट्स हैं, 53 वोट्स उनके पास हैं। बीजेपी के पास 28 हैं। ऐसे में कुछ 6 ऐसे विधायक हैं जो किसी भी दल के साथ नहीं है, निर्दलीय हैं। आम आदमी पार्टी का एक महराज मलिक को अगर गिन लिया जाए, पीडीपी के 3 अगर अलग से गिन लिए जाएं, ऐसे में कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत बीजेपी को करनी पड़ेगी। नाम भले ही कोई भी हो,
लेकिन आपको विधानसभा में तो अपना मत जुटाना ही पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, देखिए इसमें तो बीजेपी को खासा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए 4 सीटें हैं, 4 सीटों में 1 सीट तो ये जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 2 और वोट चाहिए उनको। 28 वोट है, उसमें 30 वोट चाहिए आपको, तो 2 वोट चाहिए। उसमें हो सकता है सज्जाद लोन से बात की होगी या किसी और, लेकिन 2 वोट उसके लिए भी चाहिए। तो पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है राज्यसभा की सीटें, और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि 4 से 4 सीटों में जीते, इसलिए वो कांग्रेस के साथ बात कर रही है। कांग्रेस का हो सकता है एक कैंडिडेट आगे आए और उसको अलायंस में उनको मैंडेट मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट मिला के 53 टोटल मेंबर्स हैं। तो अगर वो चाहे तो 4 की 4 सीटों पे अपना दावा ठोक सकते हैं। बीजेपी 1 सीट जीत सकती है, लेकिन उसके लिए भी 2 वोट चाहिए, तो उसके लिए भी ये बड़ा चैलेंजिंग रहेगा 1 सीट भी जीतना। इसलिए पार्टी फूंक फूंक के कदम ले रही है। जो मंथन हो रहा है वो न सिर्फ कैंडिडेट्स पर हो रहा है, बल्कि पार्टी किस तरह से अच्छा परफॉर्म करे इस राज्यसभा सीट में, इस राज्यसभा इलेक्शंस में। 4 की 4 सीटों में जिस तरह मैंने कहा कि 3 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है, 1 सीट पे 2 वोट और चाहिए बीजेपी को, तब वो सीट जीत सकती है। तो कोई आसान नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग है, और इस वक्त के दौर में जब बीजेपी चाहेगी कि राज्यसभा में उसकी अपनी एक कमजोरी है, राज्यसभा में कभी बीजेपी हैवी नहीं रही है या उसमें ज्यादा नंबर नहीं रहे हैं, तो राज्यसभा से ज्यादा मेंबर यहाँ से चले जाए या कहीं और से चले जाए, वो उसकी प्रायोरिटी रही है। क्योंकि लोकसभा में तो पार्टी हमेशा बहुमत में रही है, लेकिन राज्यसभा में कई ऐसे बिल रहे हैं जो राज्यसभा में बहुमत की वजह से नहीं वो पास करवा पाई। तो राज्यसभा इसके लिए एक बहुत प्रेस्टिजियस चीज रही है। तो फिलहाल मंथन सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट उठे, इस पर भी हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, और इसके लिए एक स्ट्रेटेजी, एक फ्लोर स्ट्रेटेजी। और आपको याद होगा अभी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और सच शर्मा लगातार कई दिनों तक कश्मीर में रहे, उन्होंने इंडोर बैठकें की वहां पे, और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है कि उन्होंने कई लोगों से मिले हैं वो। और बिल्कुल समीर, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो 5 मनोनीत विधायक हैं उनको लेकर भी हाईकोर्ट में फैसला भी लंबित है। अगर वो फैसला भी आ जाता है तो उम्मीद ये की जा रही है कि वो फैसला भी बीजेपी के फेवर में जा सकता है, संख्या 34 हो सकती है। जी बिल्कुल, वो जो 5 मेंबर्स हैं इलेक्टेड, जो नॉमिनेट करने हैं एलजी को, उस पर अभी कुछ ही दिनों में लगता है कि उस पर वो फाइनल हो जाएगा। और अगर एलजी को ये मिलता है तो खासकर बीजेपी को 5 की 5 सीटें मिल जाएंगी, तो उस पर भी मंथन है। हालांकि उस पर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग उन्होंने पहले से की होगी, लेकिन फिर भी उस पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि जो 5 मेंबर बनेंगे असेंबली में ऐड हो जाएंगे, अगर बीजेपी के हुए तो उससे जो समीकरण है आगे के वो बढ़ सकते हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं। कि अगर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से डिसीजंस है, कई पार्टी के जो नेता हैं वो रोहला के साथ खड़े हुए हैं, अगर रोहला के साथ, अगर कल सियासत में, क्योंकि हर कोई चीज परमानेंट नहीं होती और कल दोस्त और दुश्मन जो है बदलते रहते हैं सियासत में, तो अगर कल कोई उमर अब्दुल्ला के खिलाफ कोई बगावत होती है अंदर खाने में, तो हो सकता है कि बीजेपी उसका फायदा उठाएगी। इसलिए जो 5 मेंबर्स है अगर वो ऐड होते हैं असेंबली में, तो पार्टी के लिए आगे के लिए अच्छा रहेगा, और उससे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस अलायंस की जो गवर्नमेंट है, उसको कॉर्नर करने में बीजेपी को खासा मदद मिलेगी। तो फिलहाल तो कोशिश है पार्टी की कि फूंक फूंक के कदम लेना और ऐसे कैंडिडेट उठाना जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो इंटेलेक्चुअली, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इंटेलेक्चुअली उसका अपना एक दबदबा हो, तो इसलिए पार्टी इन चीजों को देखते हैं। लेकिन जिससे ओबीसी का जो एक फैक्टर आया है कि पार्टी के कई नेता ओबीसी की मांग करें कि ओबीसी लीडर को आगे आना चाहिए, तो क्या पार्टी उसको वे मानेगी, किस कैंडिडेट को उठाएगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो कोशिश है पार्टी की, मंथन का दौर चल रहा है, 2.5 घंटे से तकरीबन लगातार पार्टी के नेता जो अंदर बात कर रहे हैं, सबका फीडबैक लिया जा रहा है। बिल्कुल समीर, क्योंकि महत्वपूर्ण है, चाहे राज्यसभा की ये 4 सीटें हों या फिर जो 2 बडगाम और नगरोटा की ये जो 2 सीटें हों विधानसभा की, इनमें बाइपोल्स हो। समीर, नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब आपको सीधे दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा के विस्तार में लगाया। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी आगे बढ़े। उनके नाम पर बनने वाली ये स्किल यूनिवर्सिटी उसी सपने को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगी। साथियों,
एनडीए की डबल इंजन सरकार लगातार बिहार के शिक्षा संस्थाओं को आधुनिक बनाने में जुटी है। आईआईटी पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। आज भी बिहार में कई बड़े शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण का काम आरंभ हुआ है। एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस को भी अब हमारे होनहार विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश विद्यालय, छपरा और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इन सभी संस्थानों में नए एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई है। साथियों, अच्छे संस्थानों के साथ साथ नीतीश जी की सरकार बिहार के नौजवानों की पढ़ाई का खर्च भी कम कर रही है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को फीस की परेशानी ना हो, इसकी भी चिंता की जा रही है। बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद करती रही है। अब एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। इस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया है, ब्याज मुक्त कर दिया गया है। और ये बिहार सरकार का निर्णय है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप भी 1800 से बढ़ाकर के 3600 कर दी गई है। साथियों, आज भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है और बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां आबादी के अनुपात में सबसे अधिक युवा है। इसलिए जब बिहार के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से देश की ताकत भी बढ़ती है। बिहार के युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में बिहार का शिक्षा बजट कई गुना बढ़ाया गया है। आज बिहार में करीब करीब हर गांव टोले में एक स्कूल बन चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इनकी संख्या भी कई गुना बढ़ी है। हाल में ही केंद्र सरकार ने बिहार के 19 जिलों के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। एक समय था जब बिहार में स्पोर्ट्स से जुड़ा इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था। आज बिहार में स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। साथियों, बिहार सरकार ने बीते 2 दशकों में 50 लाख नौजवानों को बिहार में रोजगार से जोड़ा है। बीते कुछ वर्षों में ही करीब 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को दी गई है। आप शिक्षा विभाग में ही देखिए कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्तियां हो रही है। पिछले 2 वर्षों में ही 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में हुई है। इससे नौजवानों को नौकरी मिली और शिक्षा व्यवस्था का स्तर भी ऊपर उठा। साथियों, बिहार सरकार अब नए लक्ष्यों को लेकर काम कर रही है। राज्य सरकार ने जितने रोजगार 20 साल में बनाए, और अभी नीतीश जी ने भी हमें अपने भाषण में बताया, आने वाले 5 साल में उससे 2 गुने रोजगार निर्माण का लक्ष्य है। संकल्प यही है कि बिहार के नौजवान को बिहार में ही नौकरी मिले, बिहार में ही काम मिले। साथियों, ये समय बिहार के युवाओं के लिए डबल बोनस का भी है। इस समय देश में
जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है। मुझे कोई कह रहा था कि बाइक और स्कूटर पर जीएसटी कम होने से बिहार के युवक बहुत खुश हैं। बहुत से युवाओं ने तो इस धनतेरस को ये खरीदने की भी प्लानिंग कर ली है। मैं बिहार के देश के युवाओं को उनकी जरूरतों की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी कम होने की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब स्किल्स बढ़ती है, देश आत्मनिर्भर होता है, निर्यात बढ़ता है, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। 2014 से पहले भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी कहा जाता था, यानी ग्रोथ कम थी, रोजगार भी बहुत कम थे। आज भारत टॉप 3 इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और डिफेंस सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बड़े उद्योगों से लेकर जो हमारे एमएसएमईज हैं, उनमें अभूतपूर्व रोजगार का निर्माण हुआ है। इन सबका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को और विशेषकर आईटीआई के स्किल्ड युवाओं को भी हुआ है। मुद्रा स्कीम ने भी करोड़ों नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने में मदद की है। अभी भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी लागू की है। इससे देश के करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पाने में मदद मिलेगी। साथियों, ये समय देश के हर युवा के लिए अवसरों से भरा हुआ है। हर चीज का विकल्प हो सकता है, लेकिन कौशल का, इनोवेशन का, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ये सब कुछ भारत के आप सभी नौजवानों के पास है। आप सभी की शक्ति विकसित भारत की शक्ति बनेगी। इसी विश्वास के साथ देश भर के आईटीआई के नौजवान मेरे साथ जुड़े हैं और बिहार के नौजवानों को जो बिहार की सरकार ने अनेकविध नए तोहफे दिए हैं, इन सब के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।